The heading is what happens when we add our waste to the environment. क्या होगा जब हम वेस्ट एनवायरनमेंट में अपने ऐड करते हैं, ठीक है। तो जो डेली एक्टिविटीज होती हैं, जो डेली एक्टिविटीज हम करते हैं, तो उसमें हम बहुत सारा मटेरियल जनरेट करते हैं और उसको थ्रो कर देते हैं। जैसे आप सभी के पास घर में डस्टबिन होगा, ठीक है। ऑन एन एवरेज आप देखेंगे कि डस्टबिन ऑलमोस्ट वन डे में हाफ तो भर ही जाता होगा। छोटा सा ही डस्टबिन हो, लेकिन हाफ तो भर ही जाता होगा ना एक दिन में आराम से, ठीक है। तो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उतना ज्यादा हम वेस्ट मटेरियल जनरेट करते हैं। अब व्हाट आर सम ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल्स, कौन कौन से वेस्ट मटेरियल्स होते हैं आपने पढ़ा होगा, बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। दो तरह के ही तो वेस्ट जनरेट करते हैं हम नॉर्मली। दो तरह के वेस्ट जनरेट करते हैं, एक हमारे बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। दो तरह के वेस्ट जनरेट करते हैं हम। अच्छा, क्या होता है जब हम उन्हें थ्रो कर देते हैं, व्हाट हैपेंस आफ्टर वी थ्रो देम अवे, हम उन्हें फेंक देते हैं तो क्या होता है। आपने देखा होगा जैसे केले का छिलका फेंका तो 4 दिन बाद केले का छिलका गायब। लेकिन अगर आपने एक प्लास्टिक का वो फेंका, है ना, रैपर, क्या 4 दिन बाद वो चले जाता है? नहीं जाता, ठीक है। तो इसी को समझने के लिए करा गया है विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। इसी को समझा विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। तो देयर इज अ एक्टिविटी 15.1। जैसे इन्होंने क्या बोला, कलेक्ट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर होम। अपने घर में जो कचरा वगैरह या वेस्ट मटेरियल है उसको जमा करें, जिसके अंदर क्या हो सकता है, जैसे किचन वेस्ट है, किचन वेस्ट में भी देखो, स्पॉइल्ड फूड, सड़ा हुआ खाना या पुराना खाना, vegetable peels, used tea leaves, milk packets and empty cartons, ठीक। इसके अलावा और क्या हो सकता है किचन के वेस्ट के अलावा, वेस्ट पेपर, empty medicine bottles, strips, bubble packs, old and torn clothes and broken footwear, ठीक है। इतने सारे हम वेस्ट को जनरेट करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप, वेरी this material in a pit in the school garden, or if there is no space available you can collect the material in an old bucket। अगर आप चाहें तो इसको अपने स्कूल गार्डन, इवन आपके घर के सामने जो गार्डन हो, या गार्डन भी ना हो तो एक ओल्ड बकेट लेके, है ना, ओल्ड बकेट लेके या फ्लावर पॉट लेके उसमें कवर कर दे एटलीस्ट कितना, 15 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, ठीक है। अब कीप दिस मटेरियल मॉइस्ट एंड ऑब्जर्व एट 15 डे इंटरवल। उस क्या करें, मटेरियल को तो मॉइस्ट रखें और 15 दिन बाद देखें, 15 दिन बाद उसको देखें। तो आपको क्या दिखाई देगा, 15 दिन बाद क्या दिखाई देगा, 15 दिन बाद ये दिखाई देगा कि जो मटेरियल, जैसे फूड पार्टिकल्स, फूड, वेजिटेबल पील्स, यूज्ड टी लीव्स, ऐसे जो चीजें है ना, ये खत्म हो जाएंगी, ठीक है, गायब हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि ये आपकी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये कैसा वेस्ट है आपका, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक। लेकिन कुछ ऐसा मटेरियल्स भी होगा जो लंबे समय तक भी रहेगा, अनचेंज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हो सकता है आपके क्या रह सकते हैं, आपका बॉटल्स, बॉटल्स, ठीक है ना, या फिर स्ट्रिप्स एटसेट्रा, ये आपके क्या रहेंगे, एज अ वेस्ट मटेरियल, ठीक है। ये क्या रहेंगे, एज अ वेस्ट मटेरियल। मिल्क रैपर या मिल्क पैकेट्स भी, वैसे एक्सेट्रा लिख चुके थे, है ना, मिल्क पैकेट्स भी, ये सब आपके रहेंगे। अच्छा, कौन से ऐसे होंगे जो फॉर्म चेंज कर देंगे ओवर द टाइम, आपका स्पॉइल्ड फूड, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। वेजिटेबल पील्स चेंज हो जाएंगी, ठीक है, वेजिटेबल पील्स, यूज्ड टी लीव्स, ये अपने फॉर्म को चेंज कर देंगे। इवन वेस्ट पेपर एटसेट्रा, ठीक है। अब ये जो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब इन चेंज में भी हमें बताना है कि कौन से आपके जल्दी से चेंज हो जाएंगे, फास्टेस्ट कौन से होंगे, सबसे ज्यादा जो फास्ट होंगे वो कौन से होंगे, वेजिटेबल पील्स,
यही यानी आपके जो कम टाइम लेंगे, है ना। इवन इसके अंदर बेटा टॉर्न क्लोथ्स भी आते हैं, क्लोथ्स भी आपके हो जाते हैं, ब्रोकन फुटवेयर भी। तो जो आपका ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, वो जल्दी से बायोडिग्रेड या डिकम्पोज हो जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल डिकम्पोज होता है, उसमें भी वो जिनमें ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में ये। नेक्स्ट देखो, आपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ा है, आपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर अब तो पढ़ रखा है, देखो आपने कोरिलेट भी कर दिया उस चीज को, है ना। तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि जो हम फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है एंजाइम बाय वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, है ना। हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से थे, जैसे सलाइवरी, एमाइलेस, ठीक है, ये था, पेप्सिन था, ठीक है, ट्रिप्सिन है, और लाइपेस, ठीक है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हमने करे भी थे, पढ़े भी थे, ठीक। अब क्या सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है हमारी बॉडी में? क्या सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है? सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है? जितना भी हम खाते हैं सारा डाइजेस्ट हो जाता है क्या? नहीं, ठीक है। तो एंजाइम्स जो होते हैं ना वो स्पेसिफिक काम करते हैं। जैसे पेप्सिन जो है वो डाइजेस्ट केवल प्रोटीन को करेगा, ट्रिप्सिन जो है वो किस पर डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को करेगा। लाइपेज किस पर डाइजेस्ट करेगा? है ना, लाइपेज आपका फैट को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। और स्पेसिफिक एंजाइम्स का स्पेसिफिक फंक्शन भी हो, ठीक है, पर्टिकुलर सब्सटेंस को ही डाइजेस्ट करते हैं, ठीक। अगर इमेजिन करो, अगर हम कोल खाएं तो क्या हमें एनर्जी मिलेगी? कोल खाया है तो क्या हमें एनर्जी मिलेगी? कोल खाने पे नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं हो सकता, कोई ऐसा एंजाइम ही नहीं है जो कोल को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। तो इसीलिए जैसे बहुत सारे मैन मेड मटेरियल्स हैं, ठीक है, जैसे प्लास्टिक्स है, तो वो इजिली बैक्टीरिया उनको तोड़ नहीं पाते हैं बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और अदर सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स यू ऑल नो कि सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है? ब्रोक डाउन, है ना, जो करते हैं आपके डेड और डिकेइंग पे लिविंग होते हैं। तो उनपे केवल क्या लगता है? फिजिकल प्रोसेस, है ना। दीज मटेरियल्स एक्टेड अपॉन बाय फिजिकल प्रोसेस, कौन कौन सी? हीट एंड प्रेशर, वो भी लेकिन अंडर एम्बिएंट कंडीशन हमारे फाउंड होते हैं एनवायरमेंट में, ठीक है। तो दे दीज परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक। मान लो कोई प्लास्टिक शीट है, उसको कोई एंजाइम तो खा नहीं सकता, केवल केवल क्या होगा? एक्शन होगा, ओनली देयर विल बी अ एक्शन, ठीक है, बाय द फिजिकल प्रोसेस जस्ट लाइक हीट एंड प्रेशर, ठीक है। अब जो सब्सटेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट, जो सब्सटेंसेस आपके ब्रोक डाउन हो जाते हैं, ठीक है, बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, उनको हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल। अब जैसे अभी हमने लास्ट एक्टिविटी पढ़ी, उसमें क्या क्या बायोडिग्रेडेबल था, है ना। स्पॉइल्ड फूड, वेजिटेबल पील्स, टी लीव्स, वेस्ट पेपर, इवन क्लोथ इज ऑल्सो देयर, अगर वो कॉटन है, ठीक है, पॉलिएस्टर वगैरह नहीं है, तो वो भी क्या हो जाते हैं? बायोडिग्रेडेबल। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो ब्रोक डाउन नहीं होते, है ना, बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस, उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये सब्सटेंस कैसे होते हैं? इनर्ट होते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर इनर्ट, ठीक है। इनर्ट मींस इन पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता और ये परसिस्ट करते हैं एनवायरनमेंट में फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम और हार्म करते हैं वेरियस मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। हार्म कैसे करते हैं? परसिस्ट का मतलब होता है टिके रहना, परसिस्ट मींस एक तरह से टिके रहना लंबे समय तक, और हार्म मींस नुकसान पहुंचाना एनवायरनमेंट को, मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम में क्या करते हैं? हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। अब देखो, एक आपकी एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी है ना, 15.2, इसको देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? यूज द लाइब्रेरी और इंटरनेट टू फाइंड अबाउट मोर अबाउट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। आपने बेटा प्रीवियस क्लासेस में कुछ ऐसा पढ़ा होगा, बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स
वो होते हैं जो लिविंग होते हैं, और ये बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक, उसके अलावा उनके अंदर फिर आपने क्लासिफिकेशन और पढ़ा होगा। ठीक, इनके अंदर आपने भी पढ़ा होगा बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल, या फिर ये पढ़ा होगा रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल, ऐसे करके क्लासिफिकेशन पढ़े हो। ठीक है, अब आप इमेजिन करें कि हाउ लॉन्ग आर वेरियस नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एक्सपेक्टेड टू लास्ट इन अर्थ एनवायरनमेंट। अब देखो, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं ना, जैसे बायोडिग्रेडेबल तो 10-15 दिन में खत्म हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल तो 10-15 दिन में खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं, है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो इतनी आसानी से नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, है ना, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जैसे च्युइंगम है, च्युइंगम को अगर हम गल्प कर ले तो वो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होती। इट वाज अप्रोक्सीमेटली, ऐसा माना जाता है कि वो उसको 70 ईयर्स लगता है डाइजेस्ट होने। ठीक है, पूरा डाइजेस्ट होने में 70 ईयर्स, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास जो एंजाइम्स है वो उस पर एक्ट नहीं कर सकते। ऐसी नेचर के अंदर जो डिकम्पोजर्स या एंजाइम्स है, ठीक है, वो एक्ट नहीं कर पाते उस पर, तो इसी वजह से वो परसिस्ट करते हैं फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, एक और चीज, न्यू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स है। आपने बेटा प्लास्टिक बैग्स पे पीछे ऐसा देखा होगा, उस पे उनकी थिकनेस लिखी होती है, ऐसा लिखा होता है 4 माइक्रोन, उनकी थिकनेस लिखी होती है 4 माइक्रोन, है ना, ऐसा कुछ लिखा रहता है। ठीक, या 10 माइक्रोन उनकी थिकनेस लिखी रहती है। और इसके अलावा एक ऐसा सिंबल बना होता है, ऐसे पीछे की तरफ ऐसे सिंबल बना होता है, और उसमें ग्रीन कलर का ऐसा आर लिखा होता है ना, ऐसे करके। तो ये इंडिकेट क्या करता है, 3 आवर्स को। ये इंडिकेट क्या करता है, 3 आवर्स को, है ना, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। तो दे आर सम रिसाइक्लेबल प्लास्टिक्स आल्सो। ठीक, तो इनके बारे में भी अपने को पढ़ना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे सोप्स और डिटर्जेंट्स होते हैं। ठीक है, सोप्स और डिटर्जेंट्स होते हैं, तो जो सोप्स होते हैं वो जनरली बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जो सोप्स होते हैं वो जनरली बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और जो आपके डिटर्जेंट्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल आप समझते ही हैं, ठीक है, जिन पे बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं हो सकती है, और बायोडिग्रेडेबल जिन पे बायोलॉजिकल प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो, द सब्सटेंसेस दैट आर बायोडिग्रेडेबल, वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं जिनके ऊपर आपके बायोकेमिकल प्रोसेस हो सकते हैं, और एंजाइम्स कैन एक्ट, एंजाइम्स कैन एक्ट। ठीक है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल पे एंजाइम्स कैन नॉट एक्ट। और इवन बैक्टीरियाज बैक्टीरियाज एंड सेफ्रोफाइट्स सेफ्रोफाइट्स ये भी एक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, सेफ्रोफाइट्स भी एक्ट, या बैक्टीरिया एक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, इसके बाद, गिव एनी 2 ways in which biodegradable substance would affect the environment। देखो, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस भी हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। पहला, वो पोल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को। ठीक है, दूसरा, दे कॉज फाउल स्मेल, फाउल स्मेल आती है इनमें से। ठीक है, गंदी सी स्मेल आती है। तीसरा, इसके अलावा इन्फेक्शंस एंड डिसीजेस कॉज करते हैं। ठीक है, इन्फेक्शंस एज वेल एज डिसीजेस कॉज करते हैं। ठीक, थर्ड, गिव एनी 2 ways in which non biodegradable would affect the environment। जैसे ये भी पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, दूसरा हम बोल सकते हैं चोक कर देते हैं ड्रेन्स को, चोक करते हैं ड्रेन्स को। तीसरा हम बोल सकते हैं कि ये अफेक्ट करते हैं एक्वेटिक लाइफ को। आपने देखा होगा, कुछ इमेजेस आती हैं, सर्कुलेट होती हैं ऑनलाइन इंटरनेट पे, कि ऑक्टोपस बॉटल के अंदर फंसा हुआ है, ऐसा देखा होगा।
है ना, इमेजेस जनरली देखी होंगी आपने, ठीक। और ये क्या करते हैं, ये दोनों ही वेस्टेज, है ना, वेस्ट ये क्या करते हैं, ये सॉइल फर्टिलिटी को भी डिग्रेड करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, सॉइल फर्टिलिटी को भी ये क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट। अब जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे आसपास, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, इसके अलावा ये तो आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए, ये सब कैसे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा कुछ आपके फिजिकल सराउंडिंग भी होती है, फिजिकल सराउंडिंग्स आर आल्सो देयर, जैसे आपका एटमॉस्फेयर में एयर है, टेम्परेचर है ना, सॉइल है, वाटर है, ठीक। तो ऐसी सारी चीजें, तो ये सारे के सारे आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो दीज आर, ये सारे क्या लिखे हुए हैं, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स, है ना, और फिजिकल सराउंडिंग, ठीक। तो ये सारे यानी ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। दे इंटरैक्ट, वो क्या करते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं, साथ में वो दे मेंटेन अ बैलेंस, दे मेंटेन अ बैलेंस, है ना, बैलेंस को भी मेंटेन करके चलते हैं नेचर। तो जो इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे, है ना, तो ये क्या बनाते हैं, एनवायरमेंट, दे इंटरेक्शन जो होता है, ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया, इन एन एरिया, है ना, विद नॉन लिविंग, तो लिविंग, लिविंग प्लस नॉन लिविंग, ठीक है, इन एन एरिया, इन एन एरिया कॉन्स्टिट्यूट्स द एनवायरमेंट, है ना, ये क्या होता है, एनवायरमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और ये क्या फॉर्म करते हैं, इकोसिस्टम, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनवायरमेंट एंड दे फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है, जिसके पास आपके बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो लिविंग होते हैं, जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो जो कैसे होते हैं, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग होंगे, जैसे कि आपका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ इसमें, एग्जाम्पल टेम्परेचर है, ठीक है, विंड है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, सॉइल है, मिनरल्स है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आप जानते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ह्यूमन, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अगर आप गार्डन में जाते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स मिलेंगे, ग्रासेस भी मिलती हैं, है ना, इफ यू विजिट अ गार्डन देन यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट्स, है ना, ग्रासेस आर आल्सो देयर, ठीक है, प्लांट्स मिलेंगे आपको, ग्रासेस मिलेंगी, ठीक है, ट्रीज मिलेंगे, फ्लावर बियरिंग प्लांट मिलेंगे, जैसे रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर, ठीक, रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर। इसके अलावा आपको एनिमल्स मिल सकते हैं, है ना, फ्रॉग, इंसेक्ट, बर्ड्स, ठीक। तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं आपस में फॉर देयर ग्रोथ, जैसे फ्रॉग्स इंसेक्ट्स को खा लेगा, बर्ड्स खा लेंगी, ठीक है, फ्लावर पे बीज बैठेंगी, नेक्टर फॉर्म करेंगी, तो दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, और उनकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सारी एक्टिविटीज अफेक्ट कौन करते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल, कहीं पे टेम्परेचर ऑप्टिमम कंडीशन है, एकदम से बढ़ जाए, एबायोटिक कंडीशंस है ना, टेम्परेचर वो बढ़ जाए, तो उनके वो क्या करेगा, लिविंग को कहीं ना कहीं हार्म करेगा, ठीक है, लिविंग पार्ट को कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, हार्म करेगा, एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो गार्डन क्या है, एक इकोसिस्टम, गार्डन क्या है, इकोसिस्टम है। अदर एग्जांपल्स ऑफ इकोसिस्टम कौन से होते हैं, फॉरेस्ट, पॉन्ड्स एंड लेक्स। अब ध्यान से बात सुने, दो तरह के इकोसिस्टम पढ़ते हैं, इको सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके नेचुरल,
एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं आर्टिफिशियल। एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं आर्टिफिशियल। तो जो नेचुरल इकोसिस्टम्स होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम कौन से होते हैं? जैसे फॉरेस्ट, है ना, पॉन्ड्स, लेक्स, ये नेचुरल इकोसिस्टम है, ये किसी ने नहीं बनाया, ये अपने आप बने। ठीक है। और आर्टिफिशियल कौन से होते हैं? गार्डन्स, गार्डन्स एज वेल एज क्रॉप फील्ड, गार्डन एज वेल एज क्रॉप फील्ड। तो ये क्या कहलाते हैं आपके? आर्टिफिशियल और मैन मेड, और वी कैन से मैन मेड। एक बात ध्यान रखें, बोर्ड में क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। तो आप फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक में से कोई सा भी दे सकते हैं। दूसरा, अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में आएगा या एमसीक्यू में भी आ सकता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम, तो आप बोल सकते हैं गार्डन और क्रॉप, क्योंकि उसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उनको आप डिसाइड करते हैं। गार्डन में मान लो रोज प्लांट लगाया, तो आपने डिसाइड करा कि वो रोज प्लांट है। ठीक है, वो अपने आप नहीं उगता है गार्डन। ठीक। अब नेक्स्ट एक एक्टिविटी देख लेते हैं। अब आपने देखो एक्वेरियम देखा है सभी ने, एक्टिविटी 15.3 सभी ने एक्वेरियम देखा होगा। ठीक है, इन्होंने भी डिजाइन करा है। कैसे? कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक एक्वेरियम क्रिएट कर रहे हैं। तो एक्वेरियम बनाने में क्या करते हैं? फिशेज आर रिक्वायर्ड। उन फिशेज को कुछ फ्री स्पेस भी रिक्वायर्ड होता है फॉर स्विमिंग। ऐसा नहीं कि एक्वेरियम हम बहुत छोटा बनाते हैं, जितनी बड़ी मछली होती है उस हिसाब से उसका एक्वेरियम साइज भी होता है ना। साथ में क्या रिक्वायरमेंट है? वाटर की, ऑक्सीजन की और फूड की। ठीक है, देखो वाटर हम डालते हैं, फिश जाहिर सी बात है वाटर में ही सरवाइव करेगी। ऑक्सीजन के लिए हम एयर पंप लगाते हैं। फूड आपको पता है, पैक फूड उनके लिए जाता है, पैकेज फूड। ठीक है, इसमें लिखा भी है कि फूड पैकेट्स का अवेलेबल है मार्केट में, और हम ऑक्सीजन पंप या एरेटर्स लगाते हैं। आपने देखा हो एक पंप लगा होता है जो कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रहा होता है ऑक्सीजन की इन द वाटर। ठीक है, अब अगर हम उसमें कुछ और ऐड कर दें, फ्यू एक्वेटिक एनिमल्स को, हम प्लांट्स या एनिमल्स को ऐड कर दें, तो क्या, या यह बोले कि वो कैसा हो जाएगा? सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा, है ना, सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा। मान लो कि हमने उसमें कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स ऐड करे जो अपने आप से अब काम करते हैं, कि मछली दूसरी मछली को खाएगी, जैसा नॉर्मल ओशियंस वगैरह में होता है। तो वो कैसे हो जाएगा? सेल्फ सस्टेनिंग। ठीक है। अब क्यों ऐसा होता है? जैसे एक्वेरियम है ना, वो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है। एक्वेरियम किसका एग्जाम्पल है? ह्यूमन मेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। अगर आपने देखा होगा, अगर हम एक्वेरियम को बना के छोड़ दें, है ना, या उसको साफ नहीं करें, तो क्या होता है? आपको एक्वेरियम तो साफ करना ही पड़ता है। अगर हम एक्वेरियम को साफ ना करें तो क्या होता है? उसके ऊपर आपने देखा होगा काई, एल्गी जम जाती है। हो सकता है कुछ फिशेस मर भी जाए, है ना। लेकिन क्या आप पॉन्ड्स को और लेक्स को क्लीन करते हैं? इसी तरह से एक्वेरियम तो महीने में चलो एक बार साफ कर दिया, क्या आप पॉन्ड्स और लेक्स को भी क्लीन करते हैं ऐसे ही? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम, है ना। तो वो कैसे होता है? तो वो नेचर में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, वही इधर अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या है, अर्लियर क्लासेस में जैसे आपने पढ़ा हुआ है, कुछ ग्रुपिंग करते हैं हम ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, ग्रुपिंग करते हैं हम ऑर्गेनिजम्स की। कुछ होते हैं प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स आप जानते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं फूड को। कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। ठीक है, और डीकम्पोजर्स। ठीक। अब आपने पढ़ा होगा जैसे सेल्फ सस्टेनिंग, आपने एनवायरनमेंट बनाया। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, उन्हें क्या बोलते हैं? इनमें से प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स में से मैंने आपसे पूछा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने लिए शुगर और स्टार्च को बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। कौन सी एनर्जी? सनलाइट का इस्तेमाल करते हुए। तो वो सारे क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं जो अपना फूड खुद से बनाते हैं बाय द प्रोटेस्ट फोटोसिंथेसिस, उन्हें क्या बोलते हैं हम? प्रोड्यूसर्स।
इसके अलावा एक होते हैं हमारे पास कंज्यूमर्स। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट किस पे होते हैं, प्रोड्यूसर्स पे होते हैं फॉर देयर सस्टेनेंस। ठीक है, फॉर देयर सस्टेनेंस। ठीक, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इन प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या फीड करते हैं इन प्रोड्यूसर्स के ऊपर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स। ठीक है, तो द ऑर्गेनिजम्स which consume the food produced either directly or indirectly from producers, ठीक है, by feeding on the other consumers, उनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स बोलते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मीन्स डायरेक्टली या तो वो प्लांट को कंज्यूम कर सकते हैं प्रोड्यूसर्स को, या इनडायरेक्टली मीन्स किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा के जो उस पर डिपेंडेंट। ठीक है, फिर आपने कंज्यूमर्स को भी क्लासिफाई पढ़ा होगा, हर्बीवोर्स जो ग्रीन प्लांट खाते हैं, कार्निवोर्स जो मीट खाते हैं, ओमनीवोर्स जो दोनों खाते हैं, और पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो होते हैं जो होस्ट को बिना मारे उससे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। ठीक है, उसको बिना मारे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। एग्जाम्पल जैसे दे सकते हैं, हर्बीवोर का क्या हो जाएगा, डियर, कार्निवोर का लायन, है ना, ओमनीवोर का ह्यूमन ही हो सकता है, और पैरासाइट का आपने वो पढ़ा होगा, पैरासाइट का एग्जाम्पल, ठीक है, मॉस्किटोज होते हैं, वेरी गुड, है ना, मॉस्किटोज। पैरासाइट मॉस्किटो आपको जान से थोड़ा ना मारता है, केवल आपसे खून लेता रहता है। ठीक है, आपसे क्या करता है मॉस्किटो, खून लेता रहता है ना। बहुत सारे हैं, टेप वॉर्म है, ऐसे ही अमर बेल कैस्कटा पढ़ते हैं हम। अब देखो, एक सिचुएशन दी है इन्होंने कि इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम। अगर आप क्लीन ना करें तो क्या होगा, सम फिशेस एंड प्लांट्स हैव डाइड, मर जाएंगे। ठीक, अब कि ऐसा क्या हुआ होगा कि ऑर्गेनिज्म मर गए, ऐसा क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म मर गए। ठीक है, क्योंकि वो पोल्यूट हो गए, या फिर उधर क्या नहीं है, डीकम्पोजर्स नहीं। ठीक, तो कुछ ऐसे देखो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया और फंगाई, ये ब्रेक डाउन करते हैं डेड रिमेन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदलते हैं, जो वापस सॉइल में चले जाता है ना, और उसको दोबारा से प्लांट्स यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई बोर्ड कि what are decomposers. So decomposers are the microorganisms comprising bacteria and fungi, है ना, which break down the dead remains and waste product of organisms. ठीक है, how they break down, they convert complex organic substances into simple inorganic substances, जो फिर से किस में चले जाते हैं, सॉइल में, और प्लांट्स उनको दोबारा से यूज कर लेते हैं, क्योंकि प्लांट को क्या चाहिए, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस चाहिए। अब लेकिन अगर हम बात करें कि व्हाट हैपेंड टू द गार्बेज एंड डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द एब्सेंस, अगर ये ना हो तो, है ना, क्या होगा, क्या होगा, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस इफ डीकंपोजर्स आर एब्सेंट इन द एनवायरनमेंट। एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन डीकंपोजर्स आर एब्सेंट इन द एनवायरनमेंट। तो मैंने आपको बताया, अगर डीकंपोजर्स नहीं होंगे तो इनका क्या ब्रेक डाउन नहीं होगा, नहीं होगा, तो वेस्ट जो होगा वो बढ़ता जाएगा, साथ में पोल्यूशन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एक और चीज, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स, है ना, दोबारा से वापस नहीं पहुंचेंगे सॉइल तक। ठीक है, दोबारा से, यानी कि नेचुरल रिप्लेनिशमेंट नहीं होगा, नेचुरल रिप्लेनिशमेंट नहीं होगा सॉइल का, अगर डीकंपोजर्स नहीं होंगे तो। ठीक है, नेचुरल रिप्लेनिशमेंट नहीं होगा अगर डीकंपोजर्स नहीं होंगे